तो दोस्तों आज एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं जो टोटली एजुकेशनल कंटेंट है। हमने एक रिपोर्ट को स्टडी किया है व्हाइट ओक एएमसी के द्वारा। बहुत जबरदस्त रिपोर्ट है। ये हमारी नॉलेज बिल्ड करने के लिए, हमारी मार्केट्स में कन्विक्शन बिल्ड करने के लिए मुझे सबसे अच्छी रिपोर्ट दिखी। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं, मार्केटिंग नहीं, एडवर्टाइजिंग नहीं। मैं रिपोर्ट्स पढ़ता रहता हूं अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। मुझे ऐसे लगा कि ये रिपोर्ट मुझे आप लोग के साथ मिलकर पढ़नी चाहिए। इस रिपोर्ट में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हम समझेंगे कि किस तरीके से इंडाइसेस ऑपरेट करते हैं, कंपनीज की अर्निंग्स क्या है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कैटेगरी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, अब मार्केट ब्रॉड हो रही है या मार्केट डीप ज्यादा हो रही है, कौन से इन्वेस्टिंग स्टाइल्स ने कौन से साल में ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था, कौन से सेक्टर्स ने कौन से साल में अच्छा परफॉर्म किया था, और कंप्लीट डीप डाउन एनालिसिस है, क्या मार्केट ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। इसके ऊपर एक डिटेल्ड रिपोर्ट व्हाइट ओक ने निकाली है और वो सेम रिपोर्ट मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को एक प्योर एजुकेशनल कंटेंट के नजरिए से देखिएगा। इससे आपको कन्विक्शन बिल्ड होगा कि मार्केट्स में कैसे स्टे करना है। इसमें यह भी बताया गया कि हर साल पिछले 25 सालों में मार्केट्स कितना नीचे गई हैं और कितना ऊपर आई हैं। इससे हम कुछ कुछ बढ़िया इंफरेंसेस निकालेंगे। तो आज तो भाई पेपर पेन लेकर बैठने का टाइम है, क्योंकि ये वाली वीडियो आप मिस नहीं कर सकते हो अगर आप मार्केट्स की ब्रेथ डेप्थ को समझना चाहते हो। बाकी सब बंद कर दीजिए। एकदम डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। आइडियली पॉसिबल है तो इसको लैपटॉप, टीवी या टैब पे देखेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। पर अगर फोन ही हाथ में है तो फोन पे देख लीजिए। और हाँ, अभी तक आप में से सिर्फ 26% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया। इतनी डीप रिसर्च करके लाया हूं। अच्छी लगे मेहनत तो सब्सक्राइब जरूर करना, घंटी दबा देना ताकि ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज ये अब आपके सामने, मैं थोड़ा नीचे देखूंगा क्योंकि रिपोर्ट मेरे लैपटॉप में है तो मेरी आंखें थोड़ी नीचे रहेंगी, बट आपको स्क्रीन पे अब रिपोर्ट दिखने लग जाएगी। तो ये व्हाइट ओक की रिपोर्ट है जो मार्केट्स एंड मार्केट कैप परफॉर्मेंस के ऊपर है। अच्छा, सबसे पहले स्लाइड को हम समझते हैं। लंबी वीडियो होने वाली है तो एकदम आराम से बैठ के मेरे साथ सीखिएगा। सबसे पहली स्लाइड पे हम समझना चाहते हैं कि जैसे जनवरी 2021 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 46,286 के लेवल्स पे था, ठीक है। उस टाइम पे सेंसेक्स की जो अर्निंग्स है, यानी कि सेंसेक्स की जो 30 कंपनीज की अर्निंग्स पर शेयर को जोड़ दिया गया। अर्निंग्स पर शेयर क्या होता है? जो भी हमारी 30 कंपनीज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को फॉर्म करती है, उसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, उस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिवाइड कर दिया जाता है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से। तो उससे अर्निंग पर शेयर, यानी कि एक शेयर के पीछे कितनी अर्निंग हमारी पूरी सेंसेक्स बना रहा है, वो ये नंबर आता है 1671। और उस टाइम पे जो प्राइस टू अर्निंग्स था वो था 27.7, यानी कि मार्केट जो थी वो अर्निंग्स का 27 गुना, 27.7 टाइम्स प्राइस देने को तैयार थी, रेडी थी। वो मार्केट का वैल्यूएशन उस टाइम पे चल रहा था, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे कि 27.7 था। फिर जैसे जैसे साल बढ़े, सेंसेक्स का लेवल्स बढ़ा, अर्निंग्स का लेवल बढ़ा। अब आप देखेंगे कि जैन 2021 से जैन 2026 तक जो सेंसेक्स का ईपीएस है, यानी अर्निंग्स पर शेयर है, वो 2 गुना से भी ज्यादा हो चुका है, ठीक है। तो जब ये 2 गुना से ज्यादा हो गया है तो हमारा जो इंडेक्स था वो भी 2 गुना से ज्यादा हो जाना चाहिए था इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस। पर अगर आप वैल्यूएशन देखें तो उस टाइम पे जो सेंसेक्स 46,286 था वो अभी सिर्फ 82,000 हुआ है। डबल होता तो ये 92,000 होना चाहिए था, पर ये 82,000 है। ये एज ऑफ जनवरी 2026 है, ये आज की रिपोर्ट नहीं है, 31 जनवरी 2026 के हिसाब से रिपोर्ट। तो अगर आप वैल्यूएशन टर्म्स में देखें तो लोग आज कहते हैं कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है। बट अगर आप प्राइस टू अर्निंग्स के फॉर्म में देखें तो अभी जो प्राइस टू अर्निंग्स 2021 में 27.7 थी, वो कम होकर इस टाइम पे 23.6 हो चुकी है। तो यानी प्राइस टू अर्निंग्स कम हुई है। अगर आप देखें कि पिछले 5 साल में हमारी अर्निंग्स जो है वो 16% के आसपास ग्रो करी है और हमारा जो इंडेक्स है वो 13.5% ग्रो किया है, ठीक है। तो अर्निंग्स जो है वो इंडेक्स की ग्रोथ से ज्यादा तेजी से ग्रो की है। ये एक पॉजिटिव साइन है, ठीक है। इतना डीप में जनरली कोई एनालाइज करता नहीं है, पर आज की वीडियो लंबी करके मैं आराम से इसको एनालाइज करना चाहता हूं। पिछले 5 सालों में सेंसेक्स ने जो कमाई करी है, सेंसेक्स की जो कंपनियों ने कमाई करी है, वो ज्यादा तेजी से ग्रो करी है एज कंपेयर टू द सेंसेक्स इटसेल्फ, ठीक है। और इसलिए जो आज का प्राइस टू अर्निंग है वो 27.7 से घट के 23.6 आ चुका है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, ये बहुत जबरदस्त चार्ट है, मार्च 1993 से चार्ट है। और अगर आप देखेंगे कि इस दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कितना ग्रोथ हुआ, कितना डिविडेंड इनकम आया, कितना टोटल ग्रोथ हुआ, तो वो आपको समझ आएगा यहां पे। तो आप देखेंगे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 1993 से लेके 2025 तक, यानी कि ऑलमोस्ट 32 इयर्स में 11.7% का कैगर दिया है। जो लोग कहते हैं ना 12% रिटर्न मिलते हैं, तो ये पिछले 32 साल में 12% रिटर्न बना है। और इसी दौरान इस ग्रोथ को लाने के लिए जो अर्निंग्स में ग्रोथ आई है, मतलब जो कमाई में ग्रोथ आई है, वो 12.3% की आई है। और उस दौरान जो हमारी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ हुई है, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो हुई है वो 12.4% सीएजीआर हुई है। अब आप बोलोगे संजय सर देखिए, हमने तो सुना है भारत की जीडीपी जो है
वो करीबन 7-8-9%, 7-8% के आसपास ग्रो करती है, कभी कभी 6 भी करती है। तो ये 12.5% का रेट क्या है? मतलब पहले हम ज्यादा तेजी से ग्रो करते थे। देखिए ऐसा नहीं है, ये नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है। अब आपको नॉमिनल, रियल और इन्फ्लेशन को समझना पड़ेगा। तो इस चीज के लिए ना एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं, विच इज एन इज इक्वल टू आर प्लस आई। इसको एनआरआई याद कर लीजिए कि नॉन रेजिडेंट इंडियन जैसे होता है, तो एनआरआई याद कर लीजिए। एन होता है नॉमिनल, ठीक है, आर होता है रियल और आई होती है इन्फ्लेशन। अब इसको समझने के लिए समझे कि जो हमारी रियल जीडीपी ग्रोथ होती है उस पे इन्फ्लेशन जोड़ी जाती है तो हमारी नॉमिनल ग्रोथ बनती है। तो अगर आप कहते हो कि साल भर में हमने 12.5% के सीएजीआर के हिसाब से ग्रो किया है, तो इसमें से आप जो है जब इन्फ्लेशन को माइनस करोगे, तो अगर एन इज इक्वल टू आर प्लस आई, तो अगर मुझे रियल ग्रोथ ढूंढनी है तो आर इज इक्वल टू एन माइनस आई हो जाएगा। ये बचपन का अलजेब्रा का फॉर्मूला लग गया, ठीक है। आई आई अपन उस तरफ लेके गए तो माइनस में हो गया। तो यहां से जब मैं इन्फ्लेशन को माइनस करूंगा तो मुझे आपका रियल ग्रोथ रेट आ जाएगा। अगर मैं कहता हूं इन्फ्लेशन जो है हमारी 5 से 6% के बीच में रही है, तो यहां आपको एनुअलाइज रियल ग्रोथ रेट आ जाएगी जो करीबन 6 से 7% के बीच में होगी। तो आपकी जो रियल जीडीपी ग्रोथ है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वो भी गलत नहीं है, और इन्होंने जो टर्म यूज किया वो भी गलत नहीं है, क्योंकि ये नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे हैं, और नॉमिनल जीडीपी में रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन जोड़ा जाता है, तब वो नंबर आता है। तो अगर आप ये मजेदार डेटा पॉइंट देखें तो आप ये समझ सकते हैं कि भारत देश की जो जीडीपी ग्रोथ हुई है उसके आसपास ही सेंसेक्स की भी ग्रोथ हुई है। तो जितना जितना जो है भारत का जीडीपी ग्रोथ किया है, उतना उतना सेंसेक्स ने भी ग्रोथ किया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यानी कि हमें पता है कि जितना जितना भारत का जीडीपी ग्रो होगा आगे जाके, तो सेंसेक्स और ग्रो होना चाहिए। पर क्या सारे समय सेम थे? और इसलिए हम कहते हैं कि मार्केट में आपको लंबे समय तक बने रहना पड़ता है, ठीक है। सारे समय जो थे वो कभी भी सेम नहीं थे, ठीक है। सारे समय थे वो कभी भी सेम नहीं थे। आप यहां देख सकते हैं कि 1996 में मेजर चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था। फिर 1990s में ईरान कुवैत कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। हमारे प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था। हर्षद मेहता स्कैम आया। उसके बाद बॉम्ब ब्लास्ट आया 1993 के। उसके बाद बड़े बड़े, मैं बता रहा हूं आपका, यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई 1996 में। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, बहुत बड़ी क्राइसिस थी जो 1997 में आई थी, ठीक है। फिर हमारे पे सैंक्शंस लग गए थे जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। डॉट कॉम बबल आया जिसमें बहुत मैसिव क्रैश आया था। केतन पारेख स्कैम निकला जो हर्षद मेहता स्कैम के बाद एक वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम था। यूटीआई 64 क्राइसिस जो म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा क्राइसिस हुआ था। अगर आप उस पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट में यूटीआई 64 कर दीजिए। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ था 2001 में, बिजनेस का बहुत बुरा हाल हुआ। बीजेपी की डिफीट हो गई थी 2004 में इलेक्शंस में, किसी ने सोचा नहीं था, इंडिया शाइनिंग हो रहा था। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ सब कुछ हुआ है। यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हो गए, यहाँ पे लीमन ब्रदर्स का बैंक्रप्सी हो गई, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, यूरोजोन क्राइसिस आ गया, उसके बाद डीमोनेटाइजेशन हो गया, इंडिया पाकिस्तान एयर स्ट्राइक्स हो गया, लॉकडाउन लग गया, सेकेंड वेव कोविड आ गई, रशिया यूक्रेन वॉर हो गई, इजराइल ईरान टेंशन हो गए, और ट्रंप की टैरिफ वॉर हो गई। सब कुछ हो गया जी। मैं जानबूझ के समय ले रहा हूं, आज आप लंबा समय रहिए मेरे साथ, ठीक है ना। आज हम बहुत अच्छी चर्चा कर रहे हैं, बहुत हाई क्वालिटी चर्चा कर रहे हैं, तो लंबा समय रहिए मेरे साथ। पर इस दौरान, इतने सारे इवेंट्स के दौरान भी अगर आप मार्केट्स को देखें तो मार्केट्स ऊपर ही गई है। इसीलिए हमें इनसे डरना नहीं है। और इसके आगे डेटा, इतने अच्छे अच्छे डेटा पॉइंट्स दिए हैं जिससे आपका कन्विक्शन बिल्ड करूंगा कि क्यों आपको डरना नहीं चाहिए इन सब चीजों से, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो ये वॉलेटिलिटी हैज बीन अ फीचर ऑफ द मार्केट, ठीक है, बट सो हैज ग्रोथ। यानी कि वॉलेटिलिटी भी फीचर रही है और ग्रोथ भी फीचर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखो यार, ये मेरे को तो वन ऑफ द बेस्ट चार्ट्स लगता है ये, ठीक है। बहुत प्यारा चार्ट है ये ना। 2000 से, सन 2000 से लेकर 2025-26 तक का डेटा है, पर 26 को मैं नहीं गिनूंगा क्योंकि अभी एक ही महीने का डेटा इनके पास। अब आप मजेदार बात देखना, हम देखते हैं इसमें कि 2000 से लेकर 2025, यानी कि अगर मैं दोनों सालों को भी जोड़ लूं तो 26 साल का डेटा मेरे पास आता है, ठीक है। 26 ईयर्स का मेरे पास डेटा है। तो ये जो 26 ईयर्स का डेटा है उसमें कितने साल जो है निफ्टी नेगेटिव बंद हुआ? तो यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे ऊपर बंद हुआ, ठीक है, जो फाइनल 5% ऊपर बंद हुआ। यहां पे 2008 में नीचे बंद हुआ, थर्ड ईयर बंद हुआ नीचे, ये फोर्थ ईयर बंद हुआ नीचे, यहां पे फिफ्थ ईयर बंद हुआ नीचे, माइनरली बंद हुआ पर नीचे हुआ, ठीक है। और उसके अलावा कभी नहीं हुआ। तो 2016 से लेकर 2025 तक एक भी साल ऐसा नहीं है जब निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न्स दिया हो। एक भी साल ऐसा नहीं है जब निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न्स दिया हो कैलेंडर ईयर में, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो यानी कि कुल मिलाकर 26 सालों में 5 डिवाइडेड बाय 26 इज नेगेटिव एंड 21 डिवाइडेड बाय 26 इज पॉजिटिव। अब लोग कहेंगे, अब मुझे बताइए यार कि क्या रिस्की ज्यादा है, इन्वेस्ट करना रिस्की ज्यादा है, इन्वेस्ट ना करना रिस्की ज्यादा है? तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि क्या ज्यादा रिस्की लगता है आपको। आप
26 साल में 5 साल नेगेटिव रहे और 21 साल पॉजिटिव रहे, उसके बाद भी डर लगता है। ठीक है, अब मजेदार बात देखते हैं कि इन सारे सालों में कोई एक ऐसा साल बता दो जिसमें मार्केट्स नीचे जाके ऊपर ना गई हो। वाह, क्या सवाल पूछा है। अगर मैं यहां पे देखूं सन 2000 में, तो मार्केट 35%, निफ्टी 35% नीचे गया पर 20% नीचे बंद हुआ, यानी कि 35% नीचे जाने के बाद ये वापस रिकवर भी हुआ और 20% के लेवल पे आके क्लोज हो गया। ये 15% गया 2001 में नीचे, 39% नीचे गया, पर क्लोज कहां हुआ? 15% पे क्लोज हुआ, यानी कि फिर से रिकवरी मार ली। थर्ड ईयर में 2002 में 21% नीचे गया, और 21% नीचे जाने के बाद, मतलब 100 था, ठीक है, 100 था, 79 हो गया, 79 से 105 पे बंद हुआ। तो यानी कि अगर किसी ने 79 में पैसा डाला होता तो 105 डिवाइड बाय 79 उसका प्रॉफिट होता। मैं बताऊं कितने परसेंट होता? चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं यहां पे। तो कैलकुलेटर खोलता हूं मैं, ओके, एक कैलकुलेटर खोलते हैं और यहां पे आपके सामने मैं ये लेके आता हूं। ठीक है, तो हमने क्या कहा, कितना हो गया? 105 डिवाइड बाय 79, क्योंकि 79 पे इन्वेस्ट किया और 105 पे उसने सेल किया। ठीक है, एक अजम्पशन ले रहा हूं, बेस्ट केस अजम्पशन है, ऑब्वियसली मैं भी जानता हूं, हाइपोथेटिकल अजम्पशन भी हो सकती है, बट 105 डिवाइड बाय 79 करेंगे तो गाइज आपको जो रिटर्न आता है वो आता है 32.9%। 32.9%, यानी कि एक ही साल के अंदर मार्केट से गिरी, मतलब सिर्फ 5% जो मार्केट चढ़ी है उससे 32.9% रिटर्न निकाला जाता अगर कोई माइनस में खरीद लेता। उसके अगले साल देखें, अगर आपने 100 रुपए से, 100 के इंडेक्स से स्टार्ट किया तो वो गया 86 पे, 84 पे, सॉरी 16 रुपए नीचे गिर गया, और वो ऊपर कितना बंद हुआ? 177 पे। तो यानी अगर किसी ने 84 पे पैसा डाला होता तो उसने पैसे को डबल से ज्यादा कर दिया होता। हर साल, बहुत ध्यान से सुनना, ये एनालिसिस बहुत जरूरी है लाइफ में, हर साल जब भी मार्केट ऊपर बंद हुई है वो नीचे जरूर गई है, ऊपर बंद हुई है 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 नीचे जरूर गई है। अगर नीचे भी बंद हुई है तो उससे ज्यादा नीचे होके आई है। मार्केट कभी भी अपने बॉटम पे क्लोज नहीं करती है। एक कोई साल बता दो जब मार्केट ने अपने बॉटम पे क्लोज किया। मार्केट नेवर क्लोजेस एट इट्स बॉटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एंड दैट इज वाई अगर आप सिप ऑन डिप करते रहते हो, और मैं नहीं कहता कि आपने यहां पे समझे 100 में 70 पे इन्वेस्ट किया, मैं कहता हूं आपने 85 पे इन्वेस्ट किया, एवरेज पे इन्वेस्ट किया, फिर भी जो आप पैसा बनाओगे सोच नहीं सकते। और ये माइंडसेट है ना, यही माइंडसेट आपको एक्स्ट्रा रिटर्न्स कमा के देता है। मैं ये वाला स्टॉक पकड़ लूं, ये वाला सेक्टर पकड़ लूं, अभी बताता हूं मैं सेक्टर जो पकड़ना पसंद करते हैं ना, कितना बुरा हाल होगा उनका, अभी दिखाऊंगा मैं, डोंट वरी। बहुत डीप एनालिसिस है, लंबी वीडियो, हाई क्वालिटी वीडियो चल रही है। ठीक है, तो गाइस 5 आउट ऑफ 26 टाइम्स आप नेगेटिव रहोगे एंड 21 आउट ऑफ 26 टाइम्स आप पॉजिटिव रहोगे। अब इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो ये है निफ्टी 50 का। अब आगे चलते हैं, निफ्टी मिड कैप 100 देख लेते हैं, इस इंडेक्स का भी देखा है, और ब्रॉडली यहां भी आप देख सकते हो कि यहां भी मेजरली जो है थोड़ा ज्यादा नेगेटिव हुआ है, शायद 5 बार की जगह 6 बार नेगेटिव हो गया होगा। देखें, 1 बार नेगेटिव, 2 बार नेगेटिव, 3 बार नेगेटिव, 4 बार नेगेटिव, 5 बार नेगेटिव, और 5 ही बार नेगेटिव, ये भी 5 बार नेगेटिव हुआ है, बट ये 2004 से, ठीक है, तो 2004 से यानी 21-22 साल का है। तो इन दैट केस आपका थोड़ा ज्यादा नेगेटिव हुआ है, बट स्टिल अगर आप देखो कि नेगेटिव से रिकवरी कितनी हुई है, अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग। ठीक है, सिमिलरली हम स्मॉल कैप देखेंगे तो स्मॉल कैप में भी आपको सेम कहानी दिखेगी। तो गाइस डर किस बात का है भाई? डर किस बात का है? क्या ये सेम चीज रिपीट नहीं होने वाली क्या? अब आप देखिए, स्मॉल कैप में थोड़ा ज्यादा बार नेगेटिव हो गया, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5, 6, 7 बार हो गया, ठीक है, पर 17-18 बार तो पॉजिटिव रहे ना। ऐसा तो है नहीं कि 17-18 बार नेगेटिव है और 7-8 बार ही पॉजिटिव है, ऐसा तो हुआ नहीं है। तो भाई जब डिप आए तब समझदार इन्वेस्टर खरीदता है, यही मैं समझाना चाहता हूं। ठीक है, और डेटा के साथ समझाया जा रहा हूं। आगे चलते हैं, लेट्स गो फॉरवर्ड। ओके, पिछले 1 साल का अगर हम देखें तो अगर आपने 100 रुपए लगाए होते जनवरी 2025 में, तो माइक्रो कैप में जो लोग कोशिश करते हैं ना पेनी स्टॉक ढूंढूंगा, आपके 100 रुपए के 94 हो चुके होते, 6 रुपए का लॉस हो गया होता। स्मॉल कैप में 100 का 100 रह जाता, लार्ज कैप में 109 हो जाता, और मिड कैप में भी 109 हो जाता। यानी पिछले साल जो फ्लेवर था हम सब जानते हैं, लार्ज कैप और मिड कैप का ज्यादा था, स्मॉल कैप का थोड़ा सा टाइम ठंडा रहा है पिछले साल। इस साल जो अर्निंग्स आई है वो बहुत अच्छी आई है, तो अपेक्षा की जा रही है
कि धीरे धीरे स्मॉल कैप का टाइम अब वापस आ सकता है। तो धीरे धीरे आप भी जो है अपना स्मॉल कैप की तरफ मूव कर सकते हैं। अगेन मैं हमेशा कहूंगा कि कोई स्टॉक मत पकड़ने की कोशिश करिए, या तो इंडेक्स खरीद लीजिए ईटीएफ के थ्रू, या फिर आपको कोई अगर एक्टिव फंड खरीदना है तो एक्टिव फंड भी खरीद सकते हैं। क्या आपको पता है एक अमीर इंसान और एक गरीब इंसान में क्या फर्क होता है? जो अमीर इंसान होता है वो खर्चों को सेविंग्स के बाद करता है, और जो गरीब होता है वो खर्चों को सेविंग से पहले करता है। अगर आप भी इस मिडिल क्लास ट्रैप से निकल के अमीरों की तरफ बनना चाहते हैं तो उनकी तरफ फाइनेंसेस को मैनेज करना भी सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं हूं संजय कथूरिया, सीएफए, और मैंने अपनी लाइफ में 40 साल की उम्र से पहले ही फाइनेंशियल फ्रीडम पा ली थी। और मैं ये क्यों कर पाया? क्योंकि मुझे वो सीक्रेट्स पता चल गए थे जो अमीर लोग यूज करते हैं अपनी वेल्थ को मैनेज करने के लिए, और वो सारी चीजें पैकेज करके मैं लेके आया हूं एक ब्यूटीफुल फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स में, जिसमें हम बेसिक से लेके बजटिंग से लेके इंश्योरेंस कैसी सिलेक्ट करें, कौन सी सिलेक्ट करें, कब निवेश करें, किस में निवेश करें, लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कैसे करें, शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव कैसे करें, और एंड में अपने टैक्सेस को कैसे मैनेज करें उन अमीर लोगों की तरह जो आज फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं। तो देर किस बात की है भाई, जल्दी जल्दी इस कोर्स को एनरोल कीजिए और मेरे साथ चलिए इस अमेजिंग जर्नी पे, जहां पे स्ट्रक्चर्ड तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पा सकते हैं। ओके, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है, और इस डेटा को समझाने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि ये बात क्या कर रहा है। ठीक है, ये बात क्या कर रहे हैं उसके बारे में हमको पहले पता होना चाहिए, तभी हम इस बात को समझ पाएंगे। और इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम बताता हूं। देखिए, ये एस मिड क्या है? एस मिड मतलब होता है स्मॉल एंड मीडियम, स्मॉल एंड मीडियम। ठीक है, ये एस मिड हो गया, स्मॉल एंड मीडियम। अब आप समझिए कि हमारे देश में ना जो कंपनीज हैं उनको अगर मैं ऐसे ट्राइंगल में लगा दूं, तो जो सबसे ऊपर की 100 कंपनीज है ना उनको लार्ज कैप कहा जाता है। कैपिटलाइजेशन बेस्ड जब मैं कंपनीज को डिसेंडिंग ऑर्डर में डालता हूं तो सबसे पहली 100 कंपनीज को लार्ज कैप कहा जाता है। अगली 150 कंपनीज को जो है मिड कैप कहा जाता है, अगली 150 कंपनीज को मिड कैप कहा जाता है। और कंपनी नंबर 251 से आगे जितनी कंपनीज हैं उन सबको स्मॉल कैप कहा जाता है। ठीक है, उन सबको स्मॉल कैप कहा जाता है। अब डेटा सुनिए क्या है। अगर ये पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 रुपीज की है, अजम्पशन ले रहे हैं, अगर ये पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन सारे जितनी लिस्टेड एंटिटीज हैं उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 100 रुपीज की है, तो उसको उन्होंने दो पोर्शन में बांट दिया, एक है लार्ज और एक है स्मॉल एंड मिड। ठीक है, तीन में बांटा जा सकता है, पर अभी के लिए हम एग्जांपल के लिए लार्ज और स्मॉल मिड कर रहे हैं। तो इन 100 में से लार्ज का पोर्शन कितना है और स्मॉल मिड का कितना है? सन 2000 में स्मॉल और मिड का पोर्शन 19.1 था, यानी कि ऑलमोस्ट क्या, एक्चुअली 80 से ज्यादा लार्ज कैप था और सिर्फ 20 स्मॉल और मिड कैप था। यानी स्मॉल और मिड कैप की सारी कंपनीज, पहली 100 कंपनी को छोड़ के बाकी जितनी कंपनीज थी उसका टोटल कंट्रीब्यूशन मार्केट कैपिटलाइजेशन में मात्र 20 रुपए था, और लार्ज कैप का 80 रुपीज था, 81 रुपीज था, रादर 80.9 था। ठीक है, आज वो स्थिति क्या है? धीरे धीरे वो इंप्रूव होके आज जो है वो 40 पे आ गया। यानी कि आज जो लार्ज कैप्स हैं उनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, टोटल 100 रुपए में से जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 60 रुपीज है, और मिड और स्मॉल की मिलाकर 40 रुपए है। तो जो चीज 25 साल पहले 20 थी वो 40 हो गई है। तो यानी ऑटोमेटिकली बैठे बैठे लोगों के पैसे डबल से ज्यादा हो गए, और मार्केट जो एक्सपैंड हुई वो अलग एक्सपैंड हुई। तो दो बेनिफिट मिले स्मॉल और मीडियम इन्वेस्टर्स को। एक तो मार्केट बहुत तेजी से एक्सपैंड हुई, बहुत बड़ी बन गई। ठीक है, और मार्केट एक्सपैंड होते होते उनका शेयर भी एक्सपैंड हो गया। जो पहले उनका शेयर 20% होता था, उनका शेयर 40% हो गया। तो उनको तो डबल इंजन की सरकार लग गई उनकी। तो मार्केट्स ने भी उछाल दे दी, क्योंकि मार्केट्स हमने देखा है कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट से की स्पीड से बढ़ी, और उसके अलावा उनका भी जो है विस्तार हो गया, उनका भी 20 से 40 हो गया। तो ये चीज जो है बहुत अच्छी है। इसी को हम कहते हैं कि मार्केट की ब्रेड्थ इंक्रीज हुई है। यानी पहले जो बेनिफिट सिर्फ बड़े शेयर्स को मिलता था, क्या वो कहते थे ना, राजा का बेटा राजा बनेगा, तो अब सिर्फ राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अगर एक अच्छा फाउंडर होगा, अच्छा एंटरप्रेन्योर होगा, अच्छा बिजनेस होगा, तो वो स्मॉल कैप भी कल को लार्ज कैप, मिड कैप सब बन सकती है। और ये यहां नंबर्स प्रूव कर रहे हैं। देखो, नंबर्स और डेटा झूठ नहीं बोलते, है ना। वो कहते हैं ना, बेटा झूठ बोलता है, डेटा नहीं झूठ बोलता। तो भाई बेटा तो झूठ बोलेगा बट डेटा नहीं झूठ बोलेगा। अब यहां पे देखो, इसको और डिटेल में उन्होंने समझाया है कि दिसंबर 2013 में, हमने 2000 की बात की थी, पर हम अगर 2013 की बात करें तो जो 100 कंपनीज थी उनका शेयर 77% था टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन में, जो गिर के आज 60 के आसपास आ गया है। मिड कैप का शेयर 12.6 था, जो बढ़ के 19.8 हो गया है,
और स्मॉल कैप का शेयर 10.4 था जो बढ़ के 19.5 हो गया, यानी ये तो मोटा मोटी डबल ही हो गया भाई। यहां तो अपने को डबल की वृद्धि मिल गई है, ठीक है, यहां तो डबल की वृद्धि मिल गई है। यहां पे भी अपने को करीबन करीबन 50% अप हो गया है, ठीक है, यहां पे भी अपने को 50% के आसपास ऊपर हो गया है, ठीक है। 12 का आधा 6 होता है, 12 + 6 18 होता है, तो मोटा मोटी 50-60% का यहां ग्रोथ है। पर स्मॉल कैप में तो ऑलमोस्ट डबल की वृद्धि मिल गई है, 90% प्लस की वृद्धि मिल गई है। अब यही इसीलिए इंपॉर्टेंट है स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करते रहना, पर टाइम लगता है भाई। ये 2013 से लेकर 26 का चार्ट, मतलब 13-14 साल का चार्ट हो गया ये। तो 13-14 साल आपको बने रहना पड़ेगा। आप ये सोचो कि मैं, ओहो, पिछले साल तो एक कोई म्यूचुअल फंड ने 36% साल का रिटर्न दिया था, तो मैं काम करता हूं, मैं 1 साल के लिए निवेश करना चाहता हूं, मैं ना इसमें डाल देता हूं स्मॉल कैप में, तो भाई बहुत बुरा हाल होगा आपका, बहुत बहुत बुरी तरह पटाखा बजेगा आपका, ठीक है। चीजों को समझने की कोशिश करो। इकोनॉमी का विस्तार हो रहा है, स्मॉल कंपनीज मिड कंपनीज का विस्तार हो रहा है, साइज में भी वो बढ़ रही हैं और ग्रोथ भी ले रही हैं, दोनों चीजें हो रही हैं, साइज में भी बढ़ रही है, ग्रोथ भी ले रही है। आगे चलते हैं, बहुत लंबा है आज का सफर। हाँ, तो वीडियो को जो है लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करते रहिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करना, ठीक है ना, क्योंकि आज का ना थोड़ा सफर आपके साथ आज लंबा होने वाला है। अब आते हैं वैल्यूएशंस पे। वैल्यूएशंस का ऑब्वियसली जो एक मेजर KPI होता है, जिसे हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कहते हैं, वो होता है प्राइस टू अर्निंग्स। तो प्राइस टू अर्निंग्स बताता है कि कितनी अर्निंग्स के लिए मार्केट कितना प्राइस देने को तैयार है, ठीक है। अब अगर हम ये डेटा देखें तो पिछले बहुत सालों से अगर हम इस डेटा को देखें, 2000 सन 2000 से देखें, तो ये आपको दिख रहा है कि यहां पे जो एवरेज प्राइस टू अर्निंग्स है वो 18.4 की आती है। तो बहुत ऐसे टाइम्स होते हैं जब एवरेज पे टच होता है, फिर मार्केट नीचे चली जाती है, फिर एवरेज पे टच होता है, तो आप देखेंगे कि बार बार एवरेज है ना, एक रेजिस्टेंस बन जाता है। यहां पे सोचो आप, सन 2020 का जो कोविड रिकवरी था तब तक, मतलब पिछले 20 साल में यहां से लेके यहां तक कभी भी एवरेज को बीट नहीं कर पाया प्राइस टू अर्निंग। मतलब जो एवरेज था वो उसका रेजिस्टेंस था, वहां आता था तो लोग उसको वापस नीचे कर देते थे कि भाई मार्केट ओवरहीट हो गई, ओवरहीट हो गई। ये पहली बार है, वो गाना था ना, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, ये ऐसा पहली बार हुआ है 20 सालों में, कि हमारी जो वैल्यूएशन है पिछले 5-6 सालों से कंटिन्यूअसली अपने एवरेज से ऊपर चल रही है, ठीक है, अपने एवरेज से ऊपर चल रही है। और करंट प्राइस टू अर्निंग्स जो है वो 20.1 की है, निफ्टी की है, स्टॉक BSE की नहीं है, अब निफ्टी की बात हो रही है। अब आते हैं कुछ फेजेस में, समझते हैं। 2005 से लेकर 2008 तक इंडिया की ग्रोथ जो थी वो 8% थी, ये रियल ग्रोथ की बात हो रही है, ठीक है, नॉमिनल की बात नहीं हो रही है। और इस दौरान जो था हमें पीरियोडिक एवरेज जो ग्रोथ रेट मिली वो 22% के आसपास मिली। इंडिया इंक यानी कि जो हमारी कमाई बढ़ी वो 25% के रेट से बढ़ी, और जो हमारा डॉलर रुपी था वो 3% डेप्रिशिएट हुआ। 2009 से लेकर 2013 तक जब यूपीए का सेकंड रिजीम था, वहां आप देख सकते हैं कि ग्रोथ रेट काफी कम हो गई थी। और वो क्यों हुई थी? क्योंकि लीमन क्राइसिस हुआ, फिर उसके बाद बहुत सारे स्कैम्स हुए, ये हुआ वो हुआ, तो बहुत परेशानी हुई। तो इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 7% पे थी, और कॉर्पोरेट अर्निंग्स बहुत खराब हो गई थी उस टाइम पे, ठीक है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स में ग्रोथ ही नहीं हो रही थी, और इन्फ्लेशन बढ़ के 10% हो गई थी, और रुपी जो है 6% डेप्रिशिएट कर गया था। फिर 2014 से लेकर 17 तक इंडिया जीडीपी 6% पे राइज हुई, फिर 8% पे राइज हुई 16-17 में, 14 में करीबन 6% राइज हुई, फिर थोड़ी सी तेजी से बढ़ने लगी थी। फिर जो कंपनीज की ग्रोथ हो रही थी वो भी उस टाइम पे अभी ज्यादा नहीं हो पा रही थी, अर्निंग्स में मजेदार ग्रोथ नहीं आ रही थी, इन्फ्लेशन नीचे गिर रहा था, और करेंसी डेप्रिसिएशन पिछले टर्म से बेटर हो गया था। 18 to 20 में हमने अच्छी ग्रोथ करी 7% की, बट 2020 आते आते कोविड आ गया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, और जो कंपनीज की ग्रोथ रेट थी वो और स्लो हो गई, क्योंकि कोविड ने बहुत बुरी तरह हर्ट किया था। फिर वापस डॉलर जो है वो अप्रिशिएट कर गया, रुपी डेप्रिशिएट कर गया 2% से। 21 से लेकर 23 तक इंडियन इकोनॉमी ने अच्छी ग्रोथ करी। 2021 में जब कोविड रिकवरी हुई तो 6%, पर उसके बाद 10% की ग्रोथ हुई, और कंपनीज ने बहुत तेजी से ग्रोथ करी, 18% उनकी कॉर्पोरेट ग्रोथ हुई। अब सोचो, पिछले 2009 से लेकर 2021 तक इतनी तेजी से कभी ग्रोथ नहीं हुई, 12 साल तक उतनी ग्रोथ नहीं हुई जो FY21 से लेकर 23 के बीच में ग्रोथ हुई, जिसका रिजल्ट आप यहां पे देख रहे हो कि प्राइस टू अर्निंग्स एक्सपैंड हो गया। इसे हम कहते हैं प्राइस टू अर्निंग का एक्सपेंशन। प्राइस टू अर्निंग ना ये भी बताता है कि निवेशक को आपसे कितनी उम्मीद है। कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जिनका प्राइस टू अर्निंग्स बहुत ज्यादा चल रहा होता है, 80 भी चल रहा होता है, 100 भी चल रहा होता है, क्योंकि निवेशक चाहता है, मानता है कि ये कंपनी जो है वो सालाना 2 गुना से ग्रोथ करेगी। तो वो सिर्फ ये नहीं देखती कि प्राइस टू अर्निंग क्या है, साथ साथ ग्रोथ भी देखते हैं। इसलिए एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं पीटर लिंच, जिन्होंने बुक लिखी थी वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट, जिसका मैं लिंक भी नीचे दे देता हूं। तो उसमें उन्होंने एक टर्म यूज किया था पेग रेशियो, ठीक है, पी टू ग्रोथ रेशियो।
तो यहां पे क्या हो रहा था, ग्रोथ बड़ी तेजी से हो रही थी, तो प्राइस टू अर्निंग भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। बट जैसे ही थोड़ी सी ग्रोथ वापस खराब हुई, यहां पे आप देखेंगे तो वापस प्राइस टू अर्निंग आके जो है अपने एवरेज के आसपास आ गया। बट जैसे पहले 17-18 साल 20 साल तक जो एवरेज था वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था प्राइस टू अर्निंग को, अब ये एवरेज जो है वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये जब भी आप देखेंगे कि सपोर्ट यहां पे लगता है तो मार्केट फिर से रिबाउंड कर जाती है। तो करंट प्राइस टू अर्निंग्स जो है वो एवरेज से हल्का सा ऊपर है। तो अगर मैं कहूं कि ये एवरेज पे अपने आ जाता है 18.4 पे, तो गिरने का जो इसका चांस रह गया है निफ्टी का, अगर मैं कहता हूं कि एवरेज तक भी आता है, तो गिरने का जो चांस है निफ्टी का आज के लेवल से वो 7-8% से ऊपर नहीं है। और इसी को रिस्क रिवॉर्ड कहते हैं कि जब आप निवेश में ये देखते हो कि गिरने का चांस कितना है वर्सेस चढ़ने की पॉसिबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो चढ़ने की पॉसिबिलिटी तो यहां तक है भाई, यहां भी चढ़ सकता है, इस पॉइंट तक भी चढ़ सकता है। बट गिरने के चांसेस क्या है? गिरने के चांसेस सिर्फ अभी 18.4 तक दिख रहा है, क्योंकि वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। हाँ, कोई बड़ा इवेंट हो गया तो अलग बात है, बट अभी जो लॉजिकली समझ आ रहा है, आई होप आपको एनालिसिस समझ आ रही हो, पसंद भी आ रही हो। अब अगला चार्ट जो हम देखेंगे वो ये वाला देखेंगे कि स्मॉल और मिड कंपनीज जो हैं वो कितने प्रीमियम पे ट्रेड करती हैं एज कंपेयर टू लार्ज कैप कंपनीज। तो ये चार्ट है 2012 से लेके, आप देखेंगे जैसे ही ये प्रीमियम बढ़ता है, जैसे यहां पे 2018 में 26 पे आ गया था, तो उसके बाद क्या हुआ, स्मॉल और मिड कैप क्रैश कर गए, नीचे क्रैश कर गए और लार्ज कैप बढ़ गए। तो इसलिए ये रेशियो कम हो गया, रादर माइनस में आ गया। फिर धीरे 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 रिकवरी हुई, कोविड आया, कोविड के बाद तेज रिकवरी हुई, फिर से ये नीचे आ गया, फिर ये रिकवर करता गया करता गया करता गया करता गया करता गया, फिर ये गिरा यहाँ पे 2024 में गिरा। हम सब जानते हैं सितंबर 2024 में क्या हुआ था, तो सॉरी यहां थोड़ा सा गिरा, फिर उसके बाद तेजी से ये भागा और अपने पीक पॉइंट पे पहुंच गया 36.8 पे। अब यहां पे क्या हुआ कि आप सोचिए कि लार्ज कैप से 36.8% प्रीमियम पे स्मॉल और मिड कैप ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो अर्निंग्स में तो इतना डिफरेंस नहीं है। अब अर्निंग्स में इतना डिफरेंस नहीं है तो क्या हुआ, फिर ये करेक्ट होना चालू हो गया और आज जो ये नंबर है 24 के आसपास है। ठीक है, तो आज भी अगर हम देखें तो ये काफी सिग्निफिकेंट प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं जो स्मॉल और मिड कैप ट्रेड कर रहे हैं एज कंपेयर टू लार्ज कैप कंपनीज। अब इसको सस्टेन करने के लिए क्या चाहिए, क्या ये ज्यादा है कम है? इसका आंसर सिर्फ एक ही चीज होता है, अर्निंग्स। याद रखिएगा कि जो स्टॉक मार्केट है ना, वो अर्निंग्स का स्लेव है। द वैल्यूएशन आर स्लेव ऑफ अर्निंग्स। अगर आप ये बात समझ जाएंगे तो बहुत खुश रहेंगे। जैसे जैसे अर्निंग्स बढ़ती है वैसे वैसे सब कुछ बढ़ता है। जैसे क्या होता है ना, आप समझिए एक घर है, आप घर में सब बैठे हैं, अगर घर की कमाई अच्छी है ना तो सब कुछ बढ़िया रहता है, खुश रहते हैं लोग, निवेशक, अपने घर वाले खुश होते हैं, सब खुश होते हैं। घर में लड़ाई कब होती है, जब तंगी चालू होती है। इसी तरह निवेशक कब नाराज होता है, जब कमाई नहीं होती है। तो कंपनी कमाई करते रहे, कमाई में इजाफा करती रहे, बढ़ाती रहे कंपनी अपनी कमाई को, तो निवेशक उसको बहुत पसंद करता है। पर अगर नहीं करेगी तो ऑब्वियसली फिर निवेशक पसंद नहीं करता, फिर उसको बेच देता है। तो गाइस, अभी तक हमने सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप की बात करी थी। अब थोड़ा सा दुनिया घूम के आते हैं, थोड़े कमोडिटीज देखते हैं उसमें क्या हुआ है। अगर आप डॉलर को देखें तो ये डॉलर के रेट्स रहे हैं। एक साल पहले डॉलर 86.64 पे था रुपी के अगेंस्ट, आज वो 91.9 है। बहुत सिवियर जो है आपका रुपी डेप्रिशिएट हुआ है। पर मजेदार चीज देखिए, जो डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ थी पहले, वो यूएस डॉलर इंडेक्स 107.86 था, वो 97 हो गया है। तो यानी कि डॉलर बाकी करेंसीज के अगेंस्ट कमजोर हुआ है। और वो कैसे पता चलता है, यहां देखिए, पहले ना आप $1 में 0.96 यूरो खरीद सकते थे, आज वही 0.84 यूरो खरीद सकते हो। यानी डॉलर यूरो के अगेंस्ट कमजोर हुआ है। पहले $1 में आप 0.8 जो है पाउंड खरीद सकते थे, आज वो 0.73 पाउंड ही खरीद सकते हो। तो डॉलर जो है वो पाउंड के अगेंस्ट भी कमजोर हुआ है। अब सोचिए, हम डॉलर के अगेंस्ट कमजोर हुए, डॉलर यूरो और पाउंड के अगेंस्ट कमजोर हो गया, तो हमारा यूरो और डॉलर के हिसाब से क्या बाजा बजा पड़ा होगा। तो अपेरेंटली 2025 में रुपी का जो टोटल डेप्रिसिएशन एज अगेंस्ट यूरो, वो करीबन 14 से 15% का। तो यूरोप में जो बंदे थे, अगर उन्होंने पैसा इंडिया नहीं भेजा, घर नहीं भेजा एनआरआईज ने, तो उनकी 15% की अप्रिसिएशन तो ऐसे ही हो गई। बाकी करेंसीज के हिसाब से भी है, बट वी विल फोकस ओनली ऑन दीज 3 मेजर करेंसीज। अगर हम गोल्ड का रेट देखें तो ऑब्वियसली गोल्ड पिछले साल बहुत अच्छा गया, बट इस साल थोड़ा सा लैकलस्टर चल रहा है। दो, जितना सिल्वर गिरा है उतना नहीं गिरा ऑब्वियसली। जो एक साल पहले रेट था गोल्ड का वो था 81,800, आज ये करीबन 164 चल रहा था। क्रूड $77 था, जो $71 पे आ गया है, काफी सॉफ्ट हुआ है, 10% सॉफ्ट हुआ है। 3 महीने पहले तो और भी सॉफ्ट हो गया था, 65 हो गया था, फिर वो वेनेजुएला वाला कांड हो गया। सिल्वर जो 93,000 था, वो एक साल में 33,33,000 हो गया, अब थोड़ा और गिर गया है।
एल्यूमिनियम जो है वो 252 था, 321 हो गया। कॉपर में काफी तेज इजाफा है, 50% का इजाफा है। सिमिलरली जिंक पे है, यानी कि तो गाइस मेटल्स में हमने रैली देखी है, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक सब में देख लिया। बस क्रूड है जो काफी अभी शॉक लगा है उसको पिछले एक साल के हिसाब से, क्योंकि जो वर्ल्ड है ना अब वो ऑयल से शिफ्ट होके मेटल की तरफ जा रहा है, तो उस वजह से जो है क्रूड की इज्जत थोड़ी कम हो रही है। और आई थिंक ईवीज जो हैं वो टेक ओवर कर रही हैं काफी जगहों पे। और चाइना में अगर आप देखें तो अब मेजर शिफ्ट जो है वो ईवीज की तरफ आ गया है। यूरोप में अगर आप देखें तो 45 to 50% व्हीकल्स अब ईवीज हो चुके हैं, तो ये भी एक मैसिव शिफ्ट है जिस वजह से क्रूड ऑयल की डिमांड जो है धीरे धीरे कम होगी। काफी लोग ना मुझसे पूछते हैं सर सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। चलो आज उसका ना थोड़ा सा जवाब देने की धीरे धीरे आपको कोशिश करते हैं। और अगर नहीं करनी चाहिए तो मैं मार्केट से ज्यादा रिटर्न्स कैसे निकाल सकता हूं। तो पहला हमने तरीका बता दिया कि भाई हमने आपको प्रूव करके बता दिया हर साल मार्केट गिरेगी और हर साल मार्केट चढ़ेगी, तो जब गिर रही है तो खरीदो, तो क्योंकि जब वो चढ़ जाएगी तो आपको बेनिफिट दे जाएगी। ठीक है, कभी एक साल में नहीं देगी तो 2 साल में दे देगी, 2 साल में नहीं देगी तो 3 साल में दे देगी, बट दे देगी बेनिफिट आपको। अब आप देखिए कि अगर आपने सेक्टर पकड़े होते वर्सेस अगर आप ब्रॉड बेस्ड मार्केट्स में होते, तो ये देखिए फ्रॉम 52 वीक हाई निफ्टी जो है वो ज्यादा से ज्यादा 3.8% करेक्ट हुआ। ठीक है, सिर्फ 3.8% करेक्ट हुआ है निफ्टी 50 जो है। निफ्टी 100 3.7, निफ्टी मिड कैप 154.9, सिर्फ स्मॉल कैप जो है वो 12% के आसपास करेक्ट हुआ है। माइक्रो कैप 13-14% के आसपास करेक्ट हुआ है। तो स्मॉल और माइक्रो ज्यादा करेक्ट हुए। बाकी अगर कोई भी आप बाकी इंडेक्स देखोगे तो 3 से लेके 4 से लेके 5% के बीच में गिरा है। बट मैं ये मानता हूं कि फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि भाई मैंने ना क्या किया, मैं सेक्टर करता हूं, मैं रियलिटी करता हूं, तो रियलिटी 25% गिर गया भाई, 25% गिर गया। अब आप कैसे मैनेज करोगे रियलिटी को, कैसे क्या समझोगे कि रियलिटी करूं नहीं करूं, लूं नहीं लूं। अच्छा आप एफएमसीजी कर रहे थे वो 11% गिर गया, डिफेंस ले रहे थे वो 10% गिर गया, अब आप फंस जाओगे। मैं आपको बताता हूं लोग सेक्टर थीम्स कब सिलेक्ट करते हैं। लोग सेक्टर थीम्स तब सिलेक्ट करते हैं जब वो सेक्टर ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका होता है। आप कैसे म्यूचुअल फंड लेते हो, पिछले साल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे। अब डिफेंस ने पिछले साल में 30% रिटर्न दे दिया, तो आपने बोला अरे वाह यार डिफेंस ने तो 30% रिटर्न दिया, तो एक काम करते डिफेंस पे पैसा डालते हैं। अगले साल डिफेंस यहां पे गिर गया जी 10%, अब आप रख ही नहीं पाओगे। एंड दैट इज वाई अ रिटेल इन्वेस्टर लाइक यू एंड मी वी शुड नॉट फोकस ऑन सेक्टोरल रोटेशन। और मैं आपको एक बहुत डीप सलाह देना चाहता हूं इधर कि आप प्लीज ये ट्रैप्स में मत फंसिए कि हम सेक्टर बेस्ड थीम फंड्स ले लेंगे। आप जब भी अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, चाहे खुद बना रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बना रहे हैं, आरआईए के थ्रू बना रहे हैं, जिसके थ्रू भी बनवा रहे हैं, प्लीज सेक्टोरल फंड्स मत लीजिए, क्योंकि उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है और उसमें टिकना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप तब खरीदोगे जब वो परफॉर्म कर चुका है और उसकी शायद वो सीजन खत्म हो गया है, अगला सीजन आने में 3-4 साल लगेंगे, उतना पेशेंस होगा नहीं। फिर आपका एजेंट बोलेगा या आप खुद बोलोगे अरे यार मेरे को लगता है ये फंड अच्छा नहीं परफॉर्म करो, चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा फंड लेते हैं। एंड दैट माइंडसेट विल नेवर अलाउ यू टू बिकम रिच। तो भाई ये वाला काम नहीं करना हमारे को, कोई भी सेक्टर में आंख बंद करके पैसा नहीं डालना है। देखिए लोग सोचते हैं, हम लालच करते हैं यार कि हम सेक्टर करेंगे तो बेटर कर लेंगे। अब यहां देखिए कि यहां पे आप देखिए ऑलरेडी आपको निफ्टी 50 में 24% रिटर्न बन रहा है, यहां स्मॉल कैप में 33% रिटर्न बन रहा है, तो आपको इससे ज्यादा लालच क्या करना है। आप इंडिया डिफेंस में ही इन्वेस्ट करोगे और तभी करोगे जब वो डाउन होगा, ये तो होने नहीं वाला। तो अगर आपको इतने रिटर्न्स भी जनरेट करने हैं तो इट इज बेटर टू प्ले द एंटायर इंडेक्स। आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे टू स्टिक इन द मार्केट। और एक और बहुत अच्छा तरीका बताने वाला हूं, इसलिए बस वापस अपने पॉइंट को रीएम्फसाइज कर रहा हूं कि जो भी थीमेटिक्स हैं उस पर मत प्ले कीजिए, बिकॉज थीमेटिक्स को खेलना हमारा काम नहीं है, हमें आता नहीं है, ना ही हम एक्टिव इन्वेस्टर हैं। अब ये देखिए ये आ गए सारे थीम्स आपके। ओके, अब यहां आपको मजा आएगा देखने में। फॉर एग्जाम्पल ये सारे थीम्स आए आपको। अब हम देखते हैं, कोई भी थीम को देखते हैं जो पॉजिटिव थी फिर नेगेटिव हुई। अब ये देखिए हम थीम देखते हैं यहाँ पे। ओके, अब हम थीम देखते हैं यहाँ पे, लेट्स से कुछ 5-6 साल की थीम्स देख लेते हैं पुरानी। अब फॉर एग्जांपल आपने बोला आईटी थीम बहुत अच्छी चल रही है जी, आपने 2022 में देखा आईटी की थीम तो बहुत अच्छी चल रही है, तो आपने 2023 में इन्वेस्ट किया, चलो 2023 भी अच्छा निकला। अब 2024 भी खराब निकल गया, 2025 भी खराब निकल गया, 2026 में भी हम देख रहे हैं आईटी का क्या पटाखा बजा हुआ है, तो आप फंस गए। और ये सबके साथ हुआ है क्योंकि बहुत सारे डिजिटल फंड्स, टेक्नोलॉजी फंड्स निकले थे जिसमें पैसा डाला था लोगों ने। आपने डाला तो मुझे उस फंड का नाम नीचे बता देना और क्या हालत है वो भी बता देना मुझे। तो यहां सेक्टोरल आपने रोटेशन करने की कोशिश की, आप फंस गए। तो अगर आप देखेंगे यहां पे ग्रीन मतलब होता है जो टॉपर है और रेड मतलब होता है जिसने बॉटम में परफॉर्म किया है। तो जो कभी ग्रीन था वो कभी रेड हो जाता है, वो रेड होता है वो ग्रीन हो जाता है। बहुत कंसिस्टेंटली कोई ग्रीन ही रहे ये बहुत रेयर केस में होता है, और आप वो ग्रीन को आइडेंटिफाई करके उसमें स्टिक कर सको ये भी बहुत रेयर केस में होता है। तो इसीलिए फिर से बोलूंगा कि सेक्टोरल वाला काम हम नहीं करेंगे। बात समझ आ गई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। पर तो फिर संजय सर करेंगे क्या, आइए क्या करेंगे अब आपको वो दिखाते हैं। अब देखिए आजकल ना इन्वेस्टिंग स्टाइल्स आ गए हैं। जैसे हर इन्वेस्टर का एक स्टाइल होता है, हम क्या कहते हैं, वॉरेन बफेट एक वैल्यू इन्वेस्टर है,
ठीक है। कोई इन्वेस्टर होता है वो मोमेंटम इन्वेस्टर होता है। तो 5 बड़े स्टाइल्स होते हैं। मोमेंटम होता है, लो वॉलेटिलिटी होता है, क्वालिटी होता है, वैल्यू होता है, अल्फा होता है। तो अब आप देखेंगे कि अगर आप स्टाइल बेस्ड इन्वेस्टिंग करेंगे तो हर साल कोई ना कोई स्टाइल जीत रहा होता है। और अगर उसपे सबसे ज्यादा बार स्टाइल कोई जीता है तो वैल्यू जीतता है, बिकॉज ऑब्वियसली वैल्यू का मतलब होता है अच्छी कंपनीज को सस्ते में अक्वायर करना। इसलिए वॉरेन बफेट ने इतने लंबे समय तक आपको इतना अच्छा रिटर्न्स दिया है, 19.9% का रिटर्न सीएजीआर बेसिस पे दिया है, क्योंकि वो वैल्यू इन्वेस्टर है। मोमेंटम में क्या होता है? मोमेंटम में जब तेजी चल रही होती है तो बहुत तेजी चलती है, जब बैंड बजती है तो बहुत बैंड बजती है। ये देखो 2006 और 7 में तेजी चल रही थी मार्केट में तो मोमेंटम जीता, 2008 और 9 में मार्केट्स की बैंड बज गई तो मोमेंटम हार गया। ठीक है। फिर वापस आप देखोगे कि 14, 15, 16, 17 में मार्केट्स ने थोड़ा सा पिकअप किया तो मोमेंटम नंबर 2 पे आ गया। ठीक है। अल्फा भी मोमेंटम जैसे ही काम करता है एक तरीके से, तो अल्फा भी चल गया उस टाइम पे। अच्छा, जब मार्केट्स बिल्कुल साइडवेज हो जाती है तो क्वालिटी स्टॉक्स चलने लग जाते हैं, क्वालिटी थीम चलने लगती है। तो अगर आप थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग कर लोगे ना तो आप इंडेक्स को बीट कर सकोगे। बोले सर प्रूफ करके बताओ इंडेक्स को कैसे बीट करूंगा। ये देखो आपके सामने यहाँ पे निफ्टी 500, निफ्टी 500, निफ्टी 500, ये बेस इंडेक्स है। आप मुझे बताओ, एक भी बार बताओ निफ्टी 500 टॉप पे आया क्या इतने सालों में, 2006 से लेके, ठीक है, 2006 से लेके 2026 तक एक बार भी निफ्टी 500 टॉप पे नहीं आया है। निफ्टी 500 हमेशा मैक्सिमम नंबर 2 पे पहुंचा है, वो भी एक बार। तो अगर आप सिर्फ थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग सीख गए ना, फैक्टर फंड इन्वेस्टिंग सीख गए, कब आपको लो वॉलेटिलिटी पे होना चाहिए, तब कब आपको वैल्यू पे होना चाहिए, जब कब क्वालिटी, कब मोमेंटम, अगर आप ये भी सीख गए ना तो भाई आप एक एवरेज इन्वेस्टर से और खासकर बेंचमार्क को तो बीट खरीदोगे। और आज इसके बहुत विकल्प हो गए हैं, डिस्कशन करेंगे क्लास में, जरूर मिलना। पर आज इसके बहुत विकल्प हो गए जिससे किया जा सकता है। अगर उसके ऊपर भी आप सेपरेट वीडियो चाहते हो मुझसे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि फैक्टर इन्वेस्टिंग पे मैं एक अलग वीडियो कर दूं। चलिए आगे चलते हैं। तो ये एक तरीका है जीतने का। हमने कहा था कि हमेशा सेक्टर में सेम सेक्टर हमेशा नहीं परफॉर्म करेगा, तो आप देख सकते हैं सारे ये सेक्टर्स का चार्ट है और हर सेक्टर ने हर बार परफॉर्म नहीं किया है। ठीक है। कोई सेक्टर कुछ समय के लिए परफॉर्म करता है फिर नीचे चला जाता है। यहां पे रियलिटी 2019 में सबसे अच्छा परफॉर्म किया, पर 2018 में लूजर था। 2017 में सबसे अच्छा परफॉर्म किया, 2016 में लूजर था, 2015 में लूजर था, 2014 में लूजर था। कैसे आइडेंटिफाई करोगे यार कब चलने वाला है? बहुत दिमाग लगता है और कोई भी ठीक तरीके से नहीं कर पाता है। इसलिए फिर से बोल रहा हूं, थीमेटिक फंड्स में पैसा नहीं डालने का। तो देखिए एक चीज जो बहुत अच्छी हुई है भारत में, वो मुझे ऐसा लगता है, बहुत लोग कहते हैं सर एफआईआई छोड़ के जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा है छोड़ के जा रहे हैं, कोई चक्कर नहीं है। हम है ना, हम भारतीय, हमारे को क्यों एक्सटर्नल कैपिटल की क्या जरूरत है? हम खुद ही सोने की चिड़िया बन जाएंगे। ठीक है। बहरहाल ये बोलने में अच्छा लगता है पर धीरे धीरे इसको करने में टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हमें समझना है कि एफआईआईज और डीआईएस में कितना आज क्या हो रहा है, क्या ट्रेंड्स हैं, और नंबर्स में समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज हाई हाई हो रही है कि बहुत बड़ा नंबर चाह रहा है, पर मैं आपको जब पर्सपेक्टिव दूंगा तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। तो आप ये समझिए कि 2013 के आसपास ये गैप ये था कि भारत की जो कंपनीज थी उसमें डीआईआईज यानी कि म्यूचुअल फंड्स जो हैं उनकी होल्डिंग 10.3% थी, वो 10.3% के शेयर होल्डर थे, जबकि एफआईआईज 22.5% के शेयर होल्डर थे। और आज जो है एफआईआईज कम होके 17% के शेयर होल्डर हो गए हैं, पर यहां पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो हैं वो 10.3 से 19.3 यानी ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। और आने वाले 10 सालों में मुझे लगता है ये फर्दर रेशियो ठीक हो जाएगा और शायद एफआईआईज का रेशियो 7-8% के आसपास आ जाएगा। क्या ये भारत के लिए अच्छी बात है? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भारत का खुद का कैपिटल बनता है। ठीक है। यूएस में भी खुद का कैपिटल बहुत है, 65% लोग यूएस में इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया में अभी सिर्फ 5% लोग इन्वेस्ट करते हैं। टोटल हाउस होल्ड सेविंग्स का मेजर पोर्शन 3 बड़ी चीजों में जाता है, रियल एस्टेट, गोल्ड और एफडी में। आज उसमें से कुछ हिस्सा धीरे धीरे भारतीय मार्केट्स में आ रहा है, और जब छोटा हिस्सा आया तो इतना बड़ा काम हो गया, तो सोचिए बड़ा हिस्सा आने लगेगा तो क्या होगा आगे चल के मैं आपको बताता हूं। तो डीआईआईज आ रहे हैं, एफआईआईज जा रहे हैं, पर क्या हमें बहुत डरने की जरूरत है? वो देखने के लिए हमारे को पर्सपेक्टिव समझना पड़ेगा। एक बार क्या हुआ, मैं मिस्टर रितेश अग्रवाल से मिला, ओयो के फाउंडर से, एंड 2020 का टाइम था, मार्केट्स खराब थी, उनके होटल इंडस्ट्री पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी। तो मैंने उनसे बोला कि सर आपके तो करीबन 2,500 होटल वालों ने, आपके पार्टनर्स ने शोर मचाना चालू कर दिया। तो बोलते तो क्या हुआ? मतलब सर कितने ज्यादा लोग हैं? बोले आप ये देख रहे हो कि 2,500 लोग शोर मचा रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे हो कि मेरे टोटल पार्टनर 1 लाख हैं। तो 1 लाख पार्टनर में से 2,500 लोग शोर मचा रहे हैं, तो 2,500 अपने आप में तो बहुत बड़ा नंबर है, पर अगर पार्टनर प्रपोर्शन में देखो तो सिर्फ 2.5% है, ओनली 2.5% है। तो इतना क्यों टेंशन लेना, उसको हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो गाइस यहां पे भी वही बात हो रही है, एफआईआई जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, पैसा बहुत जा रहा है, पर पर्सपेक्टिव देखते हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जब आया था 2008-9 में, तो उस टाइम पे 15.4 बिलियन का आउटफ्लो हुआ था, और जो हमारी टोटल मार्केट कैप थी उसका 1.5% बाहर निकला था। सितंबर 2024 से लेकर मार्च 2025 तक $25.3 बिलियन गया है हमारा एफआईआईएस का पैसा बाहर, जो कि बहुत ज्यादा है।
पर सर हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी तो 5 ट्रिलियन हो गई ना, पहले वो 1 ट्रिलियन थी, अब 5 ट्रिलियन हो गई। तो परसेंटेज टर्म्स में तो अभी 0.5% ही गए भाई। जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो 1.5% गए थे, अभी 0.5% गए। तो एफआईएस जा रहा है, राइट, बिल्कुल जा रहा है। वो कोई ऐसी न्यूज नहीं है कि जो आपको नहीं पता, मेरे को नहीं पता, सबको पता है। पर लुक एट इट एज अ प्रपोर्शन ऑफ द टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। और यहां पे सुपरमैन बन के, हनुमान जी बन के कौन आ रहे हैं? हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आ रहे हैं ना, आप और मैं आ रहे हैं। क्यों भाई, क्यों चिंता करना? जब हमारे देश में हमारे जैसे लोग होंगे तो हमें क्या चिंता करने की जरूरत है? ये एफआईएस का फ्लो है। ऑब्वियसली हमारे से पैसा हिल के ब्राजील गया है, इसलिए ब्राजीलियन मार्केट ने बहुत अच्छा किया। मैं आपको दिखाऊंगा भी अभी आगे कौन कौन सी मार्केट्स ने अच्छा किया है। और भारत में पिछले कुछ महीनों में ऑब्वियसली एफआईआई आउटफ्लो हुआ है, बट मैंने जैसे बताया कि एज अ परसेंटेज ऑफ मार्केट कैप वो बहुत बड़ा नंबर नहीं है, कोई 0.5%, 1% है, विच इज ओके। अब ये जी एफआईआई आ जा रहा है आपका 2005 से लेके 2026 तक आना जाना लगा चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप पिछले 10 साल देख लो, यहां से 2015 से देख लो, तो 1, 2 एंड 3 टाइम्स जो है एफआईआई नेट, सॉरी 4 टाइम्स जो है एफआईआई नेट सेलर है। 2026 अभी चालू हुआ है तो उसका गिन के फायदा नहीं है। उसमें से एक बार सिर्फ $0.8 बिलियन है, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, ठीक है। तो पर अगर आप डोमेस्टिक इन्फ्लो देखो, लाइन लगी हुई है। सिर्फ 2020 में जब कोविड आया तो थोड़ा सा परेशानी हुई, पर 2015 से लेके आज 2025 तक एक भी साल ऐसा नहीं है, कोविड को छोड़ के 2020 को, कि जब डीआईआईज यानी हमारे एसआईपीज, हमारे म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्ट ना किया हो। आज हम $90 बिलियन पे बैठे हैं भाई, जो हम 2025 में इन्वेस्ट करके बैठे हैं। ये लोग तो सिर्फ $19 बिलियन निकाल के लेके जा पाए हैं, हमने तो $90 बिलियन डाल दिया है। तो टेंशन नहीं लेने का, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हमारे बैठे हैं जो हमारी मार्केट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देखो इंडिया कोई छोटी मोटी कंट्री है नहीं। एट पीक सितंबर 2024 में जब हमारी मार्केट्स सबसे ऊपर गई थी, तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन टोटल वर्ल्ड मार्केट कैप में, यानी कि सारी अगर दुनिया की कंपनीज को जोड़ दिया जाए, तो हमारा 4.6% था, जो अभी घट के 3.3 हो गया, क्योंकि मार्केट्स ने थोड़ा करेक्शन लिया और कुछ इंटरनेशनल मार्केट्स ने हमसे पिछले 1.5-2 साल में बेटर परफॉर्म किया, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये हमारा स्तर रहा है। ओके, यही मैं आपको बताना चाहता था कि इस साल जो टॉपर्स रहे हैं पिछले एक साल में, ताइवान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इंडोनेशिया, कोरिया, फिलीपींस, मेक्सिको, ब्राजील, चाइना ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका, मलेशिया। तो इस तरीके से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है। 3 ईयर पीरियड में भी देखेंगे, अगर आप देखेंगे 1 ईयर छोड़ के, लास्ट 1 ईयर छोड़ के, हर पीरियड में एक अच्छा सीएजीआर दिया। आज सबसे बड़ी बात है ये यूएसडी टर्म्स में, यानी कि इसमें से आप 4% जोड़ दीजिए, क्योंकि हर साल जो है इंडियन रुपी यूएसडी के अगेंस्ट 4% टूटता है। और यूएसए एसएनपी 500 ने आपको कंसिस्टेंटली सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं डॉलर टर्म्स में, ठीक है। तो ये भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी आनी चाहिए, ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन भी आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन करोगे तो बढ़िया रहेगा। अच्छा, मजेदार बात देखिए, इतना समझाने के बाद भी पिछले एक साल में सबसे ज्यादा जो पैसा आया है वो थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स में ही आया है, ठीक है। तो यहां पे ही सबसे ज्यादा पैसा है, पता नहीं क्यों आया। मेरे को लगता है वही मैंने जो बीमारी बताई है लोगों को लगता है अरे वाह यार, पिछला सेक्टर चल गया था, अभी ये चलता रहेगा। फ्लेक्सी कैप फंड में भी बहुत अच्छा पैसा आया है, मल्टी कैप में आया है, लार्ज कैप में आया है, लार्ज एंड मिड कैप ऐसा कैटेगरी में बहुत अच्छा पैसा आया है, और मिड और स्मॉल कैप कैटेगरी में भी लोगों ने बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट्स करी हैं। तो यानी कि धीरे धीरे लोग अब अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन बिल्ड कर रहे हैं। पर फिर भी मैं चाहूंगा कि ये जो सेक्टोरल पैसा है ये जितना कम हो सके हो, एज अ रिटेल निवेशक हम इस पे ज्यादा फोकस ना करें। हमारे एसआईपी ट्रेंड्स बहुत पॉजिटिव हैं। आप देखेंगे कि जैन 2025 में 26,400 करोड़ रुपए की मंथली एसआईपी थी, जो बीच में फिर कम हुई, ज्यादा हुई, और आज वो नंबर 31,000 करोड़ है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सालाना जनवरी टू जनवरी का नंबर है। तो अगर हम जनवरी 2017 से देखें और आज तक देखें, तो ये नंबर करीबन 7 गुना हो चुका है, 6 to 7 टाइम्स से थोड़ा ऊपर, 7.5 टाइम्स हो चुका है। तो पिछले 8 या 9 सालों में 7.5 टाइम्स की ग्रोथ आई है हमारे एसआईपी ट्रेंड्स में, मतलब एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स में, विच इज अ गुड 18 to 20% सीएजीआर। अरे बाप रे, बहुत बड़ा नंबर होता है। भारत देश नॉमिनल ग्रोथ में भी 12-13% ग्रोथ कर रहा है, पर एसआईपी ग्रोथ जो है वो 20% के आसपास आ रही है। इसीलिए जो एफआईआई का झटका था, हम बहुत प्यार से, आराम से उसको झेल पा रहे हैं। अब है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इन्वेस्टमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है एसेट एलोकेशन। लोग सोचते हैं मैं सारा पैसा जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में या फिर निफ्टी में डाल देता हूँ, इंडेक्स में डाल देता हूँ, या फिर सारा ही पैसा लोन में रख लेता हूँ, डेट में रख लेता हूँ, या सारा ही पैसा गोल्ड में डाल देता हूँ, या इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट सारा कर देता हूँ। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये चारों चीजों को, जैसे सेंसेक्स हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स हो गया,
बॉन्ड, शॉर्ट टर्म बॉन्ड इंडेक्स हो गया आपका, गोल्ड हो गया, और S&P 500 जो ग्लोबल इंडेक्स है हमारा वो हो गया। अगर इसका आप एक पोर्टफोलियो बनाएं जिसमें डोमेस्टिक इक्विटी यानी कि भारत की इक्विटी आपकी 25% है, क्रिसिल का जो डेट है वो 45% है, यानी कि बहुत मैसिव क्वेश्चन आपने रखा है, 25% गोल्ड है और 5% सिर्फ यूएस इक्विटी है, तो आपका जो पोर्टफोलियो का रिटर्न निकलेगा ना वो निकलेगा 11.9% का CAGR निकलेगा, विच विल बी मोर देन योर CAGR ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इन इटसेल्फ। तो जो BSE का आपका रिटर्न्स था उससे ज्यादा रिटर्न्स आप इस पोर्टफोलियो से कमाओगे। पर मजेदार बात ये होगी क्योंकि ये पोर्टफोलियो में 45% डेट है तो इसकी वॉलेटिलिटी बहुत कम होगी, ये हिलेगा नहीं, पेंडुलम की तरह ज्यादा हिलेगा नहीं, आप कम रिस्क लेके एक अच्छा रिटर्न्स बना सकते हो। इसलिए जो एसेट एलोकेशन सीखना बहुत जरूरी है। लोगों को लगता है मैं जितना ज्यादा रिस्की एसेट्स पे पैसा डालूंगा उतना ज्यादा मेरा रिटर्न्स बनेगा, ऐसा नहीं होता है। थाली बैलेंस्ड होनी चाहिए, उसमें चावल दाल रोटी सब्जी मिठाई भी होनी चाहिए, अचार भी होना चाहिए, पर पूरी थाली तो मिठाई की नहीं हो सकती ना। बार बार ये बात सुनी होगी आपने मुझसे पॉडकास्ट में, और यही यहां पे बताया जा रहा है कि एसेट एलोकेशन अगर आप सही तरीके से कर दो तो 45% का डेट इन्वेस्टमेंट करके जिसमें जीरो वॉलेटिलिटी होती है, बहुत कम वॉलेटिलिटी होती है, उससे भी आप एक अपना अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। देखिए अगर आपने 100 रुपए 1986 में इन्वेस्ट किए होते तो इन्फ्लेशन के हिसाब से, और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छा डेटा पॉइंट है, अगर आपने 100 रुपए 1985 में इन्वेस्ट किए होते तो इन्फ्लेशन के हिसाब से आज उसकी वैल्यू 1500 होती, बैंक में डाला होता तो 2100 रुपए होती, गोल्ड में डाला होता तो 6500 रुपए होती, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में डाला होता तो 13,500 रुपए होती। ठीक है, तो अगर 50% जो हमने ऊपर का एलोकेशन किया वो भी किया होता तो आपने इन्फ्लेशन को और बैंक डिपॉजिट को तो बहुत अच्छे से बीट कर दिया होता। तो इसीलिए जो हम कहते हैं बार बार कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के होराइजन से ही मार्केट में आया करिए, तभी आपको जो है एक अच्छा रिटर्न, एक अच्छा सॉलिड आपका बेस बनेगा इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो गाइज ये थी आज की कंप्लीट वीडियो। आई होप बहुत डिटेल्ड हो गई, मैं जानता हूं लंबी भी हो गई है, मैं जानता हूं। पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। आपकी टॉप 5 लर्निंग्स क्या रही हैं इस वीडियो से मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना, इसको शायद आपको 2-3 बार देखना पड़े, आराम से शांति से देखना, बहुत अच्छे हमने तरीके से इसको समझाया है। और ये रिपोर्ट का लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप इस रिपोर्ट को जाके डाउनलोड करिए, पढ़िए, समझिए और ऐसी चीजें पढ़ते रहिए। इससे आपका लॉन्ग टर्म कन्विक्शन बिल्ड होता है इन्वेस्टमेंट के प्रति, और जब जब मार्केट गिरती है तो आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर आप 10-15 साल होराइजन वाले इन्वेस्टर हैं तो आपको खुशी मनानी चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए, बिकॉज दैट इज द टाइम यू कैन इन्वेस्ट इन द मार्केट एंड टेक अ गेन। क्योंकि ऐसा कोई साल नहीं गया जब मार्केट पहले नीचे ना गई हो और फिर रिकवर ना हुई हो इन द लास्ट 25 ईयर्स और 26 ईयर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द मार्केट। मैसेज बड़ा क्लियर है, लर्निंग करिए, इन्वेस्ट करिए, लॉन्ग टर्म करिए, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करिए, चीजों को समझिए और शांति से अपनी एक्टिव इनकम पे फोकस करके एक्टिव इनकम बढ़ाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश कर सके। आई होप दिस सेशन हेल्प यू अ लॉट। पसंद आया तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी क्लैरिटी मिले। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियोस बनाने में। दिस इज संजय कदुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।